एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल और फ्रेश होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि भाई जब भी आप लोगों में से जो व्यूअर्स पेंट बिजनेस में आएंगे उसको सबसे पहले एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। वो है उधारी का प्रॉब्लम भाई। उधारी का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है, आप इसको मतलब छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। मैंने अपने लाइफ में 6 इयर्स पेन बिज़नेस को दिया है। इस पेन बिज़नेस के दौरान मैंने बहुत कुछ गलतियाँ भी की जिसमें है उधारी का प्रॉब्लम। इस उधारी का प्रॉब्लम में मैंने क्या सीखा, कितना नुकसान किया और उससे मुझे क्या सीख मिला है, वो मैं आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल जर्नी शेयर करूँगा, जिससे आप लोग भी जब भी पेन बिज़नेस में आओगे, इन फ़ॉर्मूला को अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप उधारी के चक्कर से निकल जाओगे। क्योंकि उधारी एक ऐसी चीज़ है, दीमक की तरह है, जो आपके बिज़नेस को नीचे से खोखला कर देता है। तो वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन बिजनेस में उधारी से आप कैसे बच सकते हो उस विषय में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना व्यक्तिगत जर्नी थोड़ा-सा आपको शेयर करना चाहता हूँ, खासकर उधारी के मामले में मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप लोग रिलेट कर सको आगे आने वाले वीडियो पे। देखिए जब 2018 में मैंने स्टार्ट किया था पेन बिजनेस, तो उस टाइम पे बड़ी कम पूँजी के साथ मैंने स्टार्ट किया, लगभग 56,000 से मैंने स्टार्ट किया था। 2 साल तक मेरा बिज़नेस बढ़िया चल रहा था क्योंकि मैं जो भी था मेरा प्रॉफ़िट से बिज़नेस ग्रो कर रहा था। जो मैंने लगाया था उससे जो प्रॉफ़िट बन रहा था उसी से मैंने धीरे-धीरे ग्रो किया। लॉकडाउन से पहले मेरा बिज़नेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था। उस टाइम पे मैंने क्या किया, कुछ गलतियाँ हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। उसको मैंने टिप्स के तौर पर और एक फ़ॉर्मूला के तौर पे आप लोगों से शेयर करूँगा। वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना, वो मैंने नोट किया है। तो मैंने क्या किया है कि भाई उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा उधारी बाँटना शुरू कर दिया था। क्योंकि सबसे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, जब आप एक बिज़नेस में 2-3 साल तक करते हो ना, तो एक फ़ील्ड में मार्केट पे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे मैंने उधारी बाँटना शुरू कर दिया। तो एक छोटा-सा बिज़नेस जहाँ 50-60 हज़ार से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस 2 ढाई साल में जब बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको इतना मतलब जानकारी भी नहीं होता, समझ भी नहीं होता, आगे गाइड करने वाला भी लोग नहीं होते, तो उस टाइम पे मैंने उधारी देना शुरू कर दिया। लगभग 5 से 6 लाख रुपया मेरा उधारी पे चला गया। तो उस टाइम पे एक डाउनफॉल आया जिसके कारण मुझे बैंक से लगभग उस टाइम पे मैंने पहले जब स्टार्ट किया था तो अपना ही पूँजी लगाया था, फिर बैंक से लगभग 18 लाख रुपीज़ मैंने लोन के तौर पे लिया। तो उस टाइम पे अगर मैं उधार ना देता, तो मुझे बैंक से लोन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मेरा खुद का पैसा कस्टमर के हाथों फँसा हुआ है और मुझे अपना शॉप रन करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा, वो इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक लोन लेके आप बिज़नेस कहाँ तक ग्रो कर सकते हो, वो भी एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि वो भी मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अभी तक 18 लाख का भी लोन लिया है बिज़नेस के लिए। तो अगर मैं आज के टाइम पे ये सोचता हूँ कि भाई मैंने उस टाइम पे अगर उधारी नहीं दिया होता, मैंने अपना जो प्रॉफ़िट है बिज़नेस का, उसी से मैं धीरे-धीरे ग्रो करता, तो बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं था। तो वो भी एक सीख है। तो मैंने उसी सब सीख को मिलाकर जो लर्निंग हुई है, बहुत सारा गलतियाँ, तो उस गलतियों को नोट करके मैंने एक आप लोगों के लिए एक फ़ॉर्मूला क्रिएट किया है कि भाई आप लोग बिना उधार देके बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़िया बिज़नेस वही होता है, जो खुद का प्रॉफ़िट से बिज़नेस बनता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं, जो बिज़नेस मैंने सिर्फ़ 56,000 से स्टार्ट किया, अगले 2-3 साल के अंदर मैंने जो अपना प्रॉफ़िट का 5 से 6 लाख रुपया, जो उसमें से अभी तक 3-4 साल मतलब हो चुके हैं ऑलरेडी, वो पैसा आने के लिए चांसेस है ही नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा डूब गया। 40% पैसा डूब गया, 60% पैसा मैंने रिकवरी कर लिया। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको रिकवरी किया, बाकी पैसा डूब गया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं एक छोटा बिज़नेसमैन, एक छोटा-सा रिटेलर इतना पैसा अगर डूबता है उधारी के चक्कर में, तो आप अगर अभी सीख जाओ कि भाई उधारी से कैसे बचें, आपका कितना
ग्रो होने की चांसेस। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया बिजनेस वही है जो खुद के प्रॉफिट से आप ग्रो करते हैं। खुद के प्रॉफिट से तभी ग्रो कर पाओगे जब आपका पैसा मार्केट में फंसा ना हो, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला कैसे आप इस उधारी से बच सकते हो, चलिए हम लोग बात करते हैं। नंबर वन फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, पर ध्यान से जरूर सुनिएगा। नंबर वन पे देखिए, सभी जो जितने भी दुकानदार है, चाहे आप हो मैं हूं, सबका एक पर्सनैलिटी है ना। कोई कभार कुछ लोग ऐसे होते बहुत ही शाय है, कोई कभार सबसे घुल मिल जाता है। पर जब भी आप एक शॉप ओनर के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका जो भी कैरेक्टर है, चाहे आप किसी से इंट्रोवर्ट हो, बात कम करते हो, चाहे किसी से घुल मिल जाते हो, फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी आप बना सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, आपका जितना भी कैरेक्टर हो वो आप अपना घर पे छोड़ के जाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको छोड़ के जाइए घर पे। जब आप शॉप पे जाओगे, शॉप पे एंटर होते ही अपना जो पर्सनैलिटी है उसको आप भूल जाओ। शॉप का जो डिमांड है वही आपको कैरेक्टर प्ले करना है। सच बोल रहा हूँ, ये बातें बहुत कड़वी हो सकती है पर ये सच्चाई है। आपको लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, इस चक्कर पे आप मत पड़ो। शॉप ओनर के हिसाब से शॉप का जो डिमांड है, आपका बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस सीट पे बैठे हो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। क्योंकि अगर आपका पर्सनैलिटी ये है कि भाई आप किसी को ना नहीं बोलते हो, आप सबके साथ घुल मिल जाते हो, सबको बड़े ही कम टाइम के अंदर फ्रेंड्स बना लेते हो, तो उस चक्कर में सबसे ज्यादा आपसे ही उधार लेंगे कस्टमर, क्योंकि आप ना तो नहीं बोल सकते। तो उस मामले पे अगर आप अपना कैरेक्टर घर पे सो रहा हो आओगे और जब शॉप के सीट पे आप बैठोगे तो शॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो कैरेक्टर आप प्ले करोगे तो सबसे हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी कस्टमर जब उधार मांगने आएगा, आपका इमोशन जो है ना वो घर पे है, ठीक है ना, वो इमोशन घर पे है। आपको आपका शॉप का जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से कैरेक्टर प्ले करना है कि भाई मैं अभी के टाइम पे क्रेडिट नहीं दे सकता। आप अगर ये सोचोगे कि कस्टमर बुरा मान जाएगा, मानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका कस्टमर जिसको आपने ना बोल दिया, हो सकता है 2-3 मिनट के लिए उसको खराब लग जाएगा, पर वो नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आएगा। पर आप अपना अगर पर्सनैलिटी, घर वाला पर्सनैलिटी आप अंदर लाओगे तो आप फंसोगे। ये मैंने गलती किया तो ये मैं बड़ी ध्यान से मैंने नोट किया कि भाई गलतियां कहाँ हुआ, तो ये एक गलती था कि मैं सबसे मिल जाता हूँ, घुल मिल जाता हूँ, वो कैरेक्टर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब टफ होना पड़ेगा, जहां जिस व्यक्ति से जिस हिसाब से बात करना पड़ता है एज ए शॉप ओनर, उस तरीके से बात कीजिए जब तक आप शॉप पे है। शॉप से निकल गया, आप असली पर्सनैलिटी पे आ जाइए जो आपका व्यक्तिगत है। शॉप पे है, शॉप का जो डिमांड है वही कैरेक्टर प्ले कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, कस्टमर के साथ कभी भी आप दोस्ती यारी मत कीजिए। एकदम सीधी बात है। कोई कस्टमर आए, किसी को 10,000 5,000 का मटेरियल्स चाहिए, आप उनको मटेरियल्स दे दीजिए, उसके अलावा उनको चाय वगैरह पिलाइए। उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने के लिए कोशिश मत कीजिए, ना ही वो बहुत कोशिश करेगा, आप कोशिश मत कीजिए। पूरा फॉर्मल होके आपको काम करना है। जितना सामान गया उतना ही दो, उतना ही बात है। क्योंकि कोई कस्टमर ऐसा होता है कि पहले 1-2 बार आपसे कैश सामान लेके जाएगा, एडवांस पेमेंट पर भी लेगा, फोन कर देगा कि भैया सामान भेज दो, मैंने आप क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं पेमेंट डाल देता हूँ। 1-2 बार आपसे एडवांस पेमेंट पे ले जाएगा, फिर धीरे धीरे आपसे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, उधारी मांगना शुरू हो जाएगा। तो उस मामले पे आपको फ्रेंडशिप दोस्ती यारी नहीं रखना है, पूरी फॉर्मल होके काम करना है। तीसरी बात अगर मैं बोलूं, अभी ये फॉर्मूला मैं आजकल यूज कर रहा हूँ कि कोई कभार ऐसा कस्टमर आ जाता है जो आपसे सामान लेने के लिए लिस्ट लेके आया, आपने उनका बिल वगैरह बना लिया, उसके बाद एट द एंड जब सामान निकालने की बारी आ जाता है, क्योंकि उस टाइम तक आपको समझ में नहीं आता कि भाई वो जो कस्टमर आया है वो कैश पे लेगा या उधार पे लेगा, वो लास्ट में आपको समझ में आता है। उस टाइम पे
जब लास्ट में वो बोलता है कि भाई मुझे जितना आपका बिल हुआ है, जैसे कि 50,000 बिल बिल हुआ है, मैं आपको 20,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, तो 15 दिन बाद मेरा सैलरी हो जाएगी। ये डायलॉग बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, मैंने खुद सुना है बहुत बार कि भाई सैलरी मिल जाएगा तब तो आपको मैं दे दूंगा, आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए, मैं उस टाइम पे डाल दूंगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि बात तो यहाँ तक पहुंच ही चुका है, क्योंकि आपने बिल बनवाया, चाय वगैरह पिलाई, आधा सामान निकाल चुका है, आप ना भी नहीं बोल सकते उस टाइम पे। आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ कि देखो भाई, आप बात तो सही है आपका, सब कुछ तो निकल चुका है सामान में, बिल बर, बट बात ये है कि मैं एक्चुअली में असली ओनर नहीं हूँ। मेरे पापा है, बड़े भैया है, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद डिसीजन ले नहीं सकता उधारी के मामले पे। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, मैं मेरा पहला ऑलरेडी फिक्स है, मैं अपना पापा है उनसे फिक्स करके रखा हो कि भाई कोई किसी बार मैंने अगर कॉल कर दिया उधारी के मामले, आप मना कर देना। तो उस टाइम पे मैं कॉल लगा के देता हूँ। तो और मेरा एक मामा है उनसे भी बात किया हुआ है कि भाई कभी कभार मैं ऐसे फ़ोन करूँगा तो तुम डायरेक्ट मना कर देना। तो उस हालात में आपको किसी पापा है या बड़े भैया है, उनसे बात करवा लीजिए, पहले ही बात करके रखिए कि भाई ये ओनर है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो अगर एग्री हो जाएगा तो सामान जितना है उतना आपको, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आराम से मैं आपको दे दूंगा, आपसे कोई बड़ी बात नहीं कि बात करके भी अच्छा लगा, आप अच्छे पर्सन हो, मैं देना चाहता हूँ आपको, पर परमिशन तो चाहिए ना। तो उस टाइम पे ग्राहक को बात करने दीजिए, वो तो मना ही कर देगा, जिसके बाद आप बोलिए कि भाई मेरे हाथ में कुछ है नहीं, आ, वही असली ओनर है, वो मना कर दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए। ये है तीसरा फॉर्मूला। चौथा एक फॉर्मूला अभी मैं निकाला हूँ। बहुत कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं, जैसे कि एक दो बार सामान ले लिया, एक थोड़ा सा ये होता है ना, 2-3 महीना, क्योंकि देखिए पेंट बिजनेस का ऐसा होता है, जब कस्टमर पेंट लेने आता है तो एंड देखिए एंड पे आता है, क्योंकि उनका घर ऑलरेडी बन चुका है, सीमेंट रॉड टीना वगैरह हो चुका है, प्लास्टरिंग सब कुछ हो चुका है, वायरिंग वगैरह भी हो चुके, एंड में आते हैं पेंट का काम। तो जब पेंट का काम आता है तो उस टाइम पे कस्टमर के पास पैसा होता नहीं है, लगभग 90% कस्टमर के साथ पैसा होता नहीं है, उस टाइम पे कस्टमर आ जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदा, ये कस्टमर उधार मांगने वाला है। तो उसको मैं कैसे समझाता हूँ, ये चौथा फॉर्मूला है, मैं भाई बोल देता हूँ कि भाई मेरा जो बिजनेस है, हम लोग का खासकर पेंट का बिजनेस, हम लोग कंपनी से जीएसटी पे माल लाते हैं, और हम लोग जीएसटी पर ही सेल करते हैं, और जीएसटी पर हम क्रेडिट सेल नहीं कर सकते, ये हमारा नियम है। ये मैं बोल देता हूँ कस्टमर को, बहुत ज़्यादा कस्टमर को ये पता नहीं, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है कि भाई जीएसटी को हम कैश में बेचते, क्रेडिट पे बेचते, हमारे इंटरनल मैटर पर कस्टमर को समझाने के लिए ये बोल देता हूँ कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बिजनेस है, जीएसटी से माल आता है, हम लोग एडवांस पेमेंट करके कंपनी से माल लाते हैं, और हमें आगे जब बेचना पड़ता है तो उस टाइम पर हमें एडवांस पेमेंट पर ही बेचना पड़ता है, हम क्रेडिट पे बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारा इनपुट वगैरह ये वो आप समझा दीजिए। मतलब ये आपका फॉर्मूला है, आप किस तरीके से समझाएंगे, ये जीएसटी वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, ये कारगर है, मैंने अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा कस्टमर, मुझे भी बुरा नहीं माना, और खुद भी ये रियलाइज किया, हाँ भैया हो भी सकता है कि जीएसटी पर क्रेडिट नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग कच्चे पे तो माल नहीं लाते, सब कुछ आपको भी पता है, आप अगर एज ए डीलर हो किसी कंपनी का तो आप जीएसटी पर ही सामान लाते हो। तो ये हमारा एक इंटरनल मैटर है, पर जीएसटी को जब हम फ्रंट पे ला देंगे भाई, जीएसटी पर सामान लाने के बाद हम इसको क्रेडिट पर बेच नहीं सकते, क्योंकि हर महीने के 15 तारीख से पहले हमें रिटर्न लगाना पड़ता है, उस टाइम पे हमें बिल दिखाना पड़ता है कि भाई आपने इतना सेल कर दिया, आपको अगर हमने जीएसटी बिल पर क्रेडिट दे दिया तो वो नुकसान हमें होता है, ये समझाना पड़ता है। होता नहीं होता वो हमें पता है, इंटरनल मामला है, आपको भी पता है कि नहीं होता, पर कस्टमर को समझाने के लिए बोलेंगे तो कस्टमर 90% कस्टमर ये समझ जाता है, और उनको भी लगता है कि नहीं, भैया ठीक ही बोल रहा है। तो उधारी से बचने के लिए 4 फॉर्मूला है, पर क्या करें, बिजनेस में बिना उधारी के आप सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो उधारी देना ही पड़ता है, पर क्योंकि जान पहचान में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको आप मना भी नहीं कर सकते हो,
शॉप के पास ही कुछ घर होते हैं, उनको भी आप मना कर नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन आपसे मिलता है, आपके टच में रहता है, आपके रिलेशन में है, फैमिली के अंदर है, उनको तो आप मना नहीं कर सकते। उस हालात में जब आप क्रेडिट देते हो, तो वो क्रेडिट आप किस तरीके से रिकवरी करते हो और मैं किस तरीके से रिकवरी करता हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो व्यक्ति आपके पहचान में है, जो बिज़नेस कर रहा है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा, इसीलिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया।